साइटोस्केलेटन, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मतलब जो सेल के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करे, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का है, फिलामेंट्स का है, ध्यान में रखो इस चीज को, ठीक है। ये बनेंगे अगेन आपकी वही चीज बायोमोलिक्यूल वाला फंडामेंटल, खुद उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिजल्टेंट प्रोडक्ट है और वो एसोसिएट होके स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कन्वर्ट होके देन वो आपस में एसोसिएट होके स्ट्रक्चर बना रहे, क्लियर। स्ट्रक्चर बना रहे इसलिए स्ट्रक्चर प्रोटीन है, और सब एसोसिएट हो गए तो साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर बना, क्लियर। एकदम अटेंटिव होके सुनना। elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament and intermediate filament। तीनों को याद करने का तरीका ये है, सबसे जो ब्रॉडर साइज के होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल है, जो सबसे फाइन है दैट इज माइक्रोफिलामेंट, और जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इन सब चीजों को पूरा साइटोस्केलेटन मेंटेन किए हुए उसमें इन्हीं दोनों का कंट्रीब्यूशन है, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट का। इसके बाद एसोसिएशन, इनकी रिपेयरिंग, इनकी ज्वाइनिंग, इसमें रोल जो प्ले कर रहे हैं वो क्या हो गए आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट, और दोनों के बीच की इसकी साइज होगी, स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्लियर। तो पहले तो तीनों का स्ट्रक्चर माइंड में रहना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोफिलामेंट क्या है एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है इस साइटोस्केलेटन, clear। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell, and आपने अभी अभी देखा सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, एस्टर रेस सिंथेसिस, ये सारे जो होते हैं वो साइटोक्रोम के तुम्हारे साइटोस्केलेटन के फंक्शंस हैं, क्लियर। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल वो भी साइटोस्केलेटन का फंक्शन है। कोई भी वेसाइकल जो गोल्जी एपरेटस से बन रही है वो अपने टारगेट साइट से जस्ट सपोज उसको गोल्जी एपरेटस ने बना दिया, पैक कर दिया, अब उसको माइटोकॉन्ड्रिया का वो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना है, तो जो उसको रोपवे की तरह पाथवे दे रहा है सेल के अंदर दैट इज अगेन साइटोस्केलेटन, क्लियर। तो मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि हम इसको स्केलेटन बोल रहे हैं तो सेल का स्ट्रक्चर जो है, जो शेप है, जो डिफाइन हो रहा है वो अंदर उसके किस तरीके के साइटोस्केलेटन का अरेंजमेंट है उस पर बेस्ड, क्लियर। मोटिलिटी क्या हो गया, जो उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पूरे सेल का मूवमेंट एक तरफ हो रहा है या सेंट्रियोल के पास अपना एक स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक स्पेस है, किस तरीके से कहाँ वेसाइकल्स के चारों तरफ मूवमेंट हो रहा है, ये सब जो रेगुलेट करता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएगा आपका साइटोस्केलेटन, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छी इमेज मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है ये इमेज, और ये हायर बुक की है, एकदम बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है कि सेक्रेटरी वेसाइकल बना है, और जिस तरीके से एक इंसान के किसी के सर पे देखोगे, अब तुम लोग ये ट्रेडिशन नहीं देखे होगे कि क्या बोलते थे उसको, घड़ा लेके पानी लेने जा रहा है या दौरी में सर पे रख के सब्जी बेच रहे हैं या दही बेच रहे हैं, कुछ भी, तो वो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके का ये रिप्रेजेंटेशन है कि वो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है गोल्जी से उसको लेके वो जा रहा है, क्लियर। अर्ली गोल्जी जो रिसीव करेगा, लेट गोल्जी जहाँ पे मैचुरेशन होके रिलीज होगा, सिक्रेटिंग वेसाइकल्स बनेंगी, एंड सिक्रेटरी वेसाइकल्स उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो रही है इन डायनिक प्रोटीन के हेल्प से, क्लियर। तो वो ऐसे हो गए जो सेल के अंदर प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोरियर बॉय की तरह वर्क कर रहे हैं, ये स्लाइड कर रहा है इसी माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट के ऊपर, ये स्लाइड कर रहा है, क्लियर। ये तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर हो, तो आपको पहले तो एक विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, फिर उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी। इन यूकैरियोटिक सेल्स द प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट पे ले जाते। A complex skeleton called cytoskeleton is found within the cytoplasmic matrix। जो एरिया आप अगर हम कहें कि इसमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए साइटोप्लाज्म ज्यादा रोल प्ले कर रहा है या न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा रोल, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म ज्यादा रोल प्ले कर, क्लियर। मेंटेनेंस, डीएनए, बॉस का एक केबिन होता है, किसी भी ऑफिस को विजुअलाइज करो तो बॉस का एक सेपरेट केबिन है,
लेकिन पूरी जो बिल्डिंग होगी उसमें बॉस का सिर्फ केबिन, तो उसको ज्यादा स्पेस नहीं दे सकते। बिल्डिंग में जो काम चल रहा है उसको स्पेस देना होगा। जैसे जस्ट सपोज कैप्टन का ऑफिस उधर है, एक एक रूम में उधर सर बैठते हैं, मैनेजमेंट की चीजें देखनी है, पेरेंट्स को मिलना है, सब उधर हो। लेकिन मैक्सिमम जगह कहाँ ऑक्युपाइड है? टीचर बैठे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे हैं, रिविजन क्लासेस चल रही है, डाउट सेशन चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, जहां से कंट्रोल हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा इन्वॉल्व है। उसी तरीके से साइटोस्केलेटन का कंट्रीब्यूशन ज्यादातर कहाँ से है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। क्लियर? इट इज अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क विच इज नोन एज माइक्रोटैबुलर लैटिस। ठीक है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, अगर आप सारी कवरिंग हटा के देखो कि एक स्ट्रक्चर है, एक आप इमेज देखने की कोशिश करो, तो इस तरीके की आपको लैटिसेस दिख रही है। मतलब सब कुछ हवा में नहीं है, हर किसी को किसी ने बाइंड करके रखा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वही उसका साइटोस्केलेटन है। जैसे इस इमेज में देखो, माइटोकॉन्ड्रिया बाइंडेड दिख रहा है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री है आपके बीच में, आपके देखो यहाँ पे अगर आप ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डॉटेड स्ट्रक्चर है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ये सब आपके अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेल को रिप्रेजेंट करके और उनको होल्ड करके रखा हुआ है। ऐसा सब बह नहीं रहा है फ्लोटिंग, क्योंकि पूरा साइटोस्केलेटन मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इसलिए ये कैसा है? फ्लोटिंग अरेंजमेंट। क्लियर? हाँ बेटा, हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मैसेज तो आया है कि नेटवर्क इश्यू से नॉट स्टार्टेड दिया, लेकिन अभी कैंसिल नहीं हुआ है, तो तुम थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहो। ठीक है, और मामी को बोलना मैसेज चेक करेंगी, कोई आएगा मैसेज तो मैं फॉरवर्ड। हाँ, क्लास चलो, चलो, इट्स ओके, सॉरी, एक्सेप्ट, चलो। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया। क्लियर? हर चीज को प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर फंक्शन मिला हुआ है, ऑल दो साइटोप्लाज्म पूरा मूव कर रहा है। इसलिए सब चीज जब हम बताते हैं कि टब में है, मूव कर रहा है, तो दैट इज पूरा वो साइटोस्केलेटन मूवेबल है, वो फिक्स नहीं है इस बिल्डिंग के। क्लियर है? और बन रहा है, बिगड़ रहा है, टूट रहा है, फिर से रिपेयर हो रहा है, ये सारी मैकेनिज्म वहां पे चलती रहेगी। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखें, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब वन बाय वन हम नहीं जा रहे हैं, बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो साइंटिस्ट सब इंपॉर्टेंट है, और अरेंजमेंट हमें ध्यान में रखना है, डायमीटर ध्यान में। डायमीटर सबसे हायर डायमीटर इन्हीं का होगा, 25 नैनोमीटर डायमीटर है। एंड मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो हम लोग स्पिंडल एपरेटस के टाइम भी बात किए कि माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो वो सब क्या था? ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसका सिंथेसिस कहाँ हुआ? G2 में। क्लियर? वो यही चीज है, ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन सेल डिवीजन करने के लिए वहां पे अब इनको हायर अमाउंट में आना है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है उनके पास, ताकि वो पूरे सेल डिवीजन में अरेंजमेंट को एनालाइज करें। ठीक है, लोकेशन दे, इक्वेटर का फॉर्मेशन दे, पूरा स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन दे, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ट्यूबुलिन की सिंथेसिस वहां पे हाई करनी है। क्लियर? ऑलरेडी एक जब तक सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोस्केलेटन है। अब तुम जस्ट इमेजिन करो कि एनाफेज का स्टेज, वहां पे डिवीजन हो रहा है, दोनों अदर डिफरेंट डिफरेंट पोल पे जा रहे हैं। टीलोफेज का स्टेज, तो वो टीलोफेज में आप दो सेल कैसे दिख रहे हैं? वो साइटोस्केलेटन ने भी अपने को अरेंज कर, तो मेजर कंट्रीब्यूशन साइटोस्केलेटन का चल रहा है सराउंड बैकग्राउंड में इनफैक्ट। क्लियर? लेकिन हम जब स्पेसिफिक फंक्शन की बात किए, तो वहां पे यही साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर एंड देन स्पिंडल एपरेटस को फॉर्म करने में रोल प्ले। क्लियर है? ठीक है, तो डायमीटर इसका हो गया 25 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो भी हमने बताया, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, एंड दीज आर द आउटवर्ड ग्रोथ। जब आप सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हो, 9+0 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, इस तरीके के अरेंजमेंट बात करते हो, तो वो 9 क्या है? वो माइक्रोट्यूब्यूल है, नंबर ऑफ बंचेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, एक्सोनियम सेंटर वगैरह जिनको बोल। ठीक है, तो उनका फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि ये
आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउट ग्रोथ निकली, इस आउट ग्रोथ को अगर इसके अंदर कुछ हम फिल नहीं करेंगे तो ये श्रिंक कर जाएगा, ये यहाँ टिकेगा ही नहीं, ये सीलिया बनेगा ही नहीं, फिर फ्लैजला बनेगा ही नहीं। तो साथ साथ ही इसके जैसे जैसे आउटग्रोथ निकल रही है इसके अंदर यही जो साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन का एसोसिएशन हो रहा है। और अभी मैंने बताया था कि ये चार्ज होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे चार्ज से, तब ये स्ट्रांगली बाइंड है। क्लियर है? तो उस केस में आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क दिखे, ठीक है, जो नेटवर्क से फिर कुछ ट्यूब्यूल्स निकल के आपके उसी सीलिया और फ्लैजिला वाले पोर्शन में ऑक्युपाई करते जाए। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है? तो सीलिया फ्लैजिला इनके फॉर्मेशन में भी रोल प्ले किए, स्पिंडल एपरेटस को फॉर्म करने में रोल प्ले कर रहे हैं, और ये साइटोस्केलेटन से ही एक्सटेंशन है। तो जो भी आपका एक्सटेंशन है, कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए, तो अगेन उसको इंटरनली मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। जैसे जस्ट सपोज ये वायर, तो ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे वायर है। अगर हम ये कवर निकाल देंगे तो इसके अंदर मल्टीपल 4 to 5 वायर हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उसकी वायरिंग की उसके अंदर कितने वायर्स हैं, ठीक है। लेकिन उसको ग्रुप करने के लिए बाहर से फिर से एक कोटिंग दी गई है, तो दैट कोटिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर जो वायर गए हैं वो क्या है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगेन उसका मैकेनिकल सपोर्ट और सीलिया का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन हो गया। एंड इंपॉर्टेंट चीज, या सेल फरो बने या फ्रैग्मोप्लास्ट अरेंज हो रहा है, इन सब की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, अगर कोई सेल यहाँ डिवाइड कर रही थी, ठीक है, ये डिवाइड करने जा रही है, अब इसको साइटोकाइनेसिस करनी है, तो ये यहाँ से साइटोकाइनेसिस क्यों नहीं कर रही? यहाँ से भी कर सकती है, ठीक है, यहीं से क्यों कर रही है ये स्ट्रक्चर? ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके कंटेंट, जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके। इसलिए ये पोजीशन ये सेल कोई इंसान तो है नहीं कि हाँ ये बता दे कि भाई इस घर का बंटवारा करना है, आधा यहीं से बाउंड्री खींचना है, ठीक है। तो ये पोजीशन कहाँ से सेंस हो रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल इसको डिसाइड कर रहे हैं कि दिस इज द इक्वेटर, ये बीच का पोर्शन है, यहाँ पे या तो आप सेल फोरो से ग्रोविंग कर लीजिए सेंट्रीपिटल, या तो आप सेंट्रीफ्यूगल सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर और सेल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर। दिस इज द साइटोकाइनेसिस। क्लियर है बच्चा? तो साइटोकाइनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया आपका? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आप सबने न्यूरॉन वगैरह पढ़ा होगा, उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, उसमें एक्सॉन्स होते हैं, तो एक्सॉन के अंदर भी इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट मसल्स फाइबर की बात करें, उसमें देखने में मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आपका ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जो भी मूवमेंट होता है, ये मायोसिन और एक्टिन के मूवमेंट की वजह से होता है। तो दीज आर कलेक्टिवली माइक्रोफिलामेंट। बताएंगे इसको मस्कुलर सिस्टम में डिटेल में, अभी यहाँ देखते हैं माइक्रोफिलामेंट। अगेन सब में साइज इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, और अरेंजमेंट भी किसका बना, ट्यूबलिन का, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्टिन है, मायोसिन। क्लियर? डायमीटर 7 नैनोमीटर, माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर। क्लियर? फंक्शन मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम कह रहे हैं ये इससे फाइन है। देखो, सारे बड़े बड़े काम किसको दे दिए गए? जो बड़ी बड़ी रॉड है, अगर कोई टेंट बन रहा है तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी किस पे होती है? जो बड़ी बड़ी पाइप होगी, जिसकी डायमीटर बड़ी होगी, जो स्ट्रॉन्ग पाइप होगी। फिर छोटा छोटा आपको कोई डिजाइनिंग बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप पाइप लगाओगे और उसको टेंट को एक शेप दोगे कि किस शेप में चाहिए। लेकिन जो पिलर वाला वर्क करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी तरीके से जो मेन मेन काम थे वो माइक्रोट्यूब्यूल कर रहा है, लेकिन उसके बीच के जो फाइन बनेंगे अभी माइक्रोफिलामेंट्स बन जाए। क्लियर? तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट कैसे हो रहा है? या तो एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के टाइम क्या हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है, एक वेसाइकल आया, अटैच किया, अब ये वेसाइकल इस तरीके से मूव करके बाहर की तरफ रिलीज कर दिया, इसके अंदर जो कंटेंट था, ये एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में कैसे मूवमेंट करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करके इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, एंड देन ये वाला स्ट्रक्चर बन गया और वेसाइकल फिर रिलीज हो गई। दिस इज एंडोसाइटोसिस।
तो दोनों ही केस में क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम या तो बाहर की तरफ ओपन हो जाओ या तो बाहर से अंदर की तरफ बेंड करो और वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाओ। तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय द माइक्रोफिलामेंट, नॉट बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर? तो मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस भी आप समझ सकते हैं। एंडोसाइटोसिस प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें मूव करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसाइकल में कन्वर्ट हो। क्लियर? और एक्सोसाइटोसिस में वेसाइकल आएगी और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच हो, वहां पे भी मूवमेंट है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है उसी ने वेसाइकल को फॉर्म किया, डिलीट हुआ एक तरीके से। क्लियर? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर, मायोसिन एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रेक्शन करेंगे। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, अगेन जो साइटोप्लाज्म में हम कह रहे हैं पूरा स्केलेटन मूव करता है, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल भी मूव करेंगे, माइक्रोफिलामेंट भी मूव करेंगे, इंटरमीडिएट भी मूव करेंगे। क्लियर? पूरा स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है, तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर के साथ साथ जो आपका ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हुआ, इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज है या यहाँ से टूट के ये पोल की तरफ क्रोमोसोम जा रहे हैं, तो इस जगह पे भी बैकग्राउंड में आपके माइक्रोफिलामेंट वहां पे प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है? स्पेसिफिक माइक्रोट्यूब्यूल ने अपना फाइबर बना दिया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में है, और ये भले ही मेन रोल प्ले कर रहे हैं, इंटरमीडिएट यहाँ पे बन के और इधर जो पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, अब ऐसा होता है ना कि कोई चीज भीड़ में दो इंसान जा रहे हैं लेकिन पूरी भीड़ ही उस साइड भागने लगे, तो हर किसी का कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। उसी तरीके से ये क्रोमोसोम इधर जा रहा है, लेकिन इसके मूवमेंट के साथ साथ पूरा साइटोस्केलेटन का भी मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे माइक्रोफिलामेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ऑल्दो इसमें प्रायोरिटी किसको रखना है, स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रेक्शन होता है, दैट इज द प्रायोरिटी। ठीक है? स्पिंडल फाइबर का एक्सपेंशन हो रहा है, जब इक्वेटर पे लाना है तो एक्सपेंड करेगा स्पिंडल फाइबर। ठीक है? वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब उसको अपने पोल की तरफ लाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा, इधर की साइड जाए। क्लियर? तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, दिस इज द मेन फैक्टर। लेकिन इसके बैकग्राउंड में, जैसे ये तो मेन लीड हीरो हीरोइन हो गए, ठीक है, लेकिन इनके पीछे भी डांसर है, तो वही डांसर तुम्हारे क्या होगा, माइक्रो फिलामेंट हो। ठीक है? अब ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के टाइम क्या होता है, इसको एकदम ऐसे ही समझ लो, ये ऐसे अरेंजमेंट है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हमें अलग से स्पेस नहीं क्रिएट करना है अपने बॉडी में। जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये नहीं कि मसल्स बढ़ गई और साइज बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है? मसल्स है, मसल्स इस तरीके से प्रेजेंट है, स्लाइड करेंगे अंदर चली गई, रिलैक्स हुई बाहर है, स्लाइड किया अंदर बाहर, ये फिनोमिना चल। क्लियर? तो इस तरीके से एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट होता है, पढ़ाएंगे इसको। ये डार्क बैंड होता है, ये लाइट बैंड होता है, लाइट डार्क, डार्क वाला मायोसिन हो जाएगा, ये एक्टिन, एक्टिन स्लाइड करता है, मायोसिन एज इट इज रहता है। ठीक है? अगर मैं कहूँ कि इसको इस पे स्लाइड करना है, सिर्फ इन दो पे फोकस करो, तो ये तुम्हारा एक्टिन है जो स्लाइड कर रहा है, जो कांस्टेंट है दैट इज मायोसिन। पढ़ेंगे इसको मस्कुलर में। तो इसमें भी ये माइक्रोफिलामेंट है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या हो गया, इन बिटवीन साइज के हो जाएंगे दोनों के 10 नैनोमीटर, एंड ये इनका मेन रोल क्या है, दोनों को बाइंड करने में या दोनों के डैमेज हुए चीजों को रिपेयर करने में ये हेल्प करें। जैसे छोटे छोटे पैचेस लग रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। दीज हैव थिकनेस बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। तो टोटल क्या क्या देगा, 25 नैनोमीटर, एंड माइक्रोफिलामेंट की 17 नैनोमीटर। अब ये इन बिटवीन में आ गया 10 नैनोमीटर। मेडअप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन, केराटिन, विमेटिन, डायनिन जो मूवमेंट कर रहा था, प्लेक्टिन, मेनली केराटिन जिसका हम लोग का नेल्स वगैरह बना होता है, ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और उनके एक्यूमुलेशन से एक फाइनली आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि डेड है। जैसे आपकी हेयर का भी आप एंड की बात करो, पूरी हेयर की जो लेंथ दिख रही है दैट इज डेड, जो लिविंग पोर्शन है वो बेस होता है, सिर्फ बेस पे ही लिविंग कंटेंट, तो कैरेटिन के डिपोजिशन के बाद वो डेड में कन्वर्ट। इसी तरीके से सेल के अंदर जो कैरेटिन है वो एक स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। आप कुछ ब्रेकेज हुआ वहां पे कैरेटिन आपने लगा दिया, उसका
एक आप हीलिंग की तरह समझ, क्लियर। और वो आपको फील करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल टूटे हैं उसको ज्वाइनिंग में हेल्प, तो इस तरीके से इसका वर्क हो जाएगा। इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, ध्यान में रखना, मेंटेनेंस, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या कर रहा है, या तो माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट में कोई भी डैमेज हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल है इनका। सपोर्ट द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। अब देखो कोई कहें कि जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, लड़ते लड़ते वहां पे लोग उसी में डिमोटिवेट हुए 26 जनवरी को, उनके अगेंस्ट में हुआ, फिर कल वो मोटिवेट हो गए, फिर से आंदोलन खड़ा हो गया, तो सपोर्ट में आ गए, तो वो कैसे, मेन तो वही टिकैत और जो भी नेता लोग बैठे हैं वही लोग हैं मेन, लेकिन जब एक जनता आ रही है, जब उसमें बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो वो सपोर्ट है, तो उसी तरीके से ये क्या हो गया, सपोर्ट की तरह हेल्प कर, ठीक है। अगर आप डाइनिंग का फंक्शन देखो तो जो मैंने आपको बताया कि ये बार बार चार्ज होते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, एंड देन आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मूव करते हैं, फिर यहाँ से उठेंगे यहाँ, जैसे हम लोग पैरों का मूवमेंट करके चलते हैं उसी तरीके से इनका डायरेक्शन बढ़ता है। और फिर जैसे आपने किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, चेन ऑफ लेबर रहती है, वैसा नहीं कि एक ही उठाया और वो पूरा जाएगा, तो वो एक दूसरे को देते जाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम पे खड़े रहेंगे और चेन बन जाएगी और वो एक दूसरे को पास ऑन करेंगे, उस तरीके का भी स्ट्रक्चर होता है यहाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। नर्व फाइबर्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नोन एज न्यूरोट्यूब्यूल। जो हमने अभी एक्सॉन्स का स्ट्रक्चर दिख रहा था उसमें आपके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे उनको माइक्रोट्यूब्यूल ना कह के क्या कहते हैं, न्यूरोट्यूब्यूल, क्योंकि वो न्यूरॉन्स के ट्यूब्यूल्स हैं। इन अमीबा एंड स्लाइम मोल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट, इसलिए उनका जो शेप होता है वो स्ट्रक्चर कोई माइक्रोप्लाज्मा का भी डिफाइन नहीं है, स्लाइम मोल्ड का भी डिफाइन नहीं है, एंड अमीबा का भी कोई डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो अपने शेप को चेंज कर सकते। 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल, अगर हम जैसे अभी हमने इसको बोला था फ्लैजेला, ठीक है, तो इसके अंदर हम बोल रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम कहेंगे ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, इसके अंदर जो वायर है वो क्या हो गए, प्रोटोफिलामेंट, ठीक है, ये पूरा एक माइक्रोट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर जितने भी वायर हैं वो इस माइक्रोट्यूब्यूल के बाइंडेशन में रोल किए। अब इस तरीके से नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हैं और वो फिर फ्लैजिला को बना रहे हैं, ठीक है। जस्ट सपोज मैं इसी स्ट्रक्चर को 1 2 3 इस तरीके से मैंने कहा 3 वायर हमने अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर, और ये हर एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ, क्लियर, प्रोटोफिलामेंट होगा। Each protofilament यहाँ पे लिखा है मेड अप ऑफ अल्टरनेट स्पाइरल ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। जो आप बोल रहे हो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, वो अपने आप में ट्यूबुलिन अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट पढ़ाई है वही है ये स्ट्रक्चर। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। Myofibril of muscles contain globular actin and fibrous myosin protein. Globular protein पढ़े हो, fibrous protein भी पढ़े हो, वही स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है मायोसिन का, एंड ग्लोबुलर है आपका एक्टिन का। और दोनों क्या है बेटा, मायोफाइब्रिल्स उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो गया, और पूरा ओवरऑल वो क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स। एटीपी इज एक्टिविटी, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट के टाइम एटीपी एनर्जी की यूज होती है, एनर्जी कंज्यूम होता है वहां पे, इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है अपने को, वो आपको कहाँ दिखेगी, मायोसिन एक्टिविटी। इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ स्किन एंड हेयर, तो भी बताया मैंने, केराटिन। कॉल्चिसिन कहाँ आया ये, सेल डिवीजन को अरेस्ट करने के लिए, अगर आपको स्टडी करना है कि सेल डिवीजन किस केस में है तो वहां पे कॉल्चिसिन का यूज होता है। एंड विनब्लास्टिन इनहिबिट असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब वो किस तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें मैकेनिज्म। कॉल्चिसिन एक केमिकल हो गया, मतलब एक ड्रग डिजाइन की गई, ठीक है, ड्रग ले लें हम इसको, अगर जस्ट सपोज ये कोई ऐसा सेल डिवाइड कर रहा है जिसका डिवीजन हमें नहीं चाहिए, तो विनब्लास्टिन भी एक ड्रग है एंड कॉल्चिसिन भी एक ड्रग है, क्लियर। इसने क्या किया, उस सेल डिवीजन को अरेस्ट कर दिया।
अब व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म क्या है इसने क्या किया, इनिबिट द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को अगर इनिबिट कर देगा तो वो जो आपका स्पिंडल एपरेटस बन रहा है, जो इक्वेटर पे जा रहा है, जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो सब डैमेज हो। क्लियर, तो सेल डिवीजन प्रॉपर एम फेज में चेक हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी। चेक पॉइंट है ना एम फेज में, मेटाफेज में, वहां पे आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल, सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन these chemical prevent the formation of nuclear spindle apparatus। और अगर आपको इसको स्टडी करना है लैब में तो आप उसको अरेस्ट करके उस सेल डिवीजन के स्टेज को स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप इसको ड्रग की तरह यूज कर रहे हैं तो इसी मैकेनिज्म को आपने प्रिवेंट कर दिया, सेल डिवीजन आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वो जो सेल है या जो माइक्रोब्स है जो वहां ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। Tonoplast is the thinnest membrane of plant cell and it is the membrane of central vacuole। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब सीलिया एंड फ्लैजला के फॉर्मेशन में किस तरीके से वो प्ले कर रहा है वो भी हम लोग बात कर लिए, यहाँ पे अब ज्यादा नहीं रुकते हैं। अरेंजमेंट बस ध्यान में रखो, अरेंजमेंट जो है 9+2 का, मतलब 9 पेरी पेरी पे एंड 2 सेंटर में, और ये जो पूरा है अरेंजमेंट इसको बोलते हैं एक्सोनी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इससे सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही आउटर ग्रोथ है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, और उसके अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, अरेंजमेंट यहाँ से आता है बेटा, अरेंजमेंट ध्यान में रखो, और अरेंजमेंट में भी लेबलिंग, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख सकते हैं इसको, अभी आया भी नहीं है कुछ टाइम से, तो आ सकता है। ठीक है, ये शीद है, सेंट्रल शीद। ठीक है, अब इसको जो रेडियस से जोड़ेंगे उसको बोलेंगे रेडियल स्पोक, देखो यहाँ लिखा है रेडियल स्पोक। ठीक है, दो डबलिंग के बीच में जो डुप्लेक्स है उसको जोड़ने वाले को बोल रहे हैं इंटर डुप्लेट ब्रिजेस, एंड ये आपके क्या हो गए पेरीफेरल, ये आपके क्या हो गए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, पेरीफेरल अपने आप में डबलेट में प्रेजेंट है। ठीक है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+2 दैट इज द अरेंजमेंट, और 9 में हर हर क्या है डबलेट में। क्लियर, और दो डबलेट के बीच में जो ब्रिज है उसको बोल रहे हैं इंटर डबलेट ब्रिज, पेरीफेरल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रल शील्ड। लेवलिंग याद रहनी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये नहीं है, ये दिस इज द प्लाज्मा। डाइनिन प्रोटीन की बनी हुई डाइनिन आर्म होती है, इंपॉर्टेंट, एंड सेंट्रल में जो जा रहा है दैट इज एक्सोनीम। मैक्सिन प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, टू सेंट्रल फाइबर विद द हेल्प ऑफ मैक्सिन प्रोटीन स्पोक, टैनिन प्रोटीन आर्म, डुप्लेट फाइबर्स। ठीक है, इंटर डुप्लेट, ये सब टर्म्स याद रखो, एंड अरेंजमेंट तो है ही इंपॉर्टेंट। वगैरह तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या होता है 9+0 है।
ठीक है, तो सेंट्रियोल वगैरह जो स्ट्रक्चर है आपके, ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही बने होंगे। अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है, 9+0 अरेंजमेंट यहाँ पे रहेगा। और सेंट्रियोल जो होंगे दो होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक। और फंक्शन इनका क्या है, ये बेसल बॉडी के फॉर्मेशन, फ्लैजेला की बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं, एंड मियोसिस माइटोसिस में पोल बनाने में भी रोल प्ले कर रहे हैं। जो अपोजिट पोल बने थे उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और सेंट्रोस्फीयर वहां पे भी आया था। ये ध्यान में रखना है कि इनके सराउंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यहाँ पे घूमते फिरते आ जाए, तो इनकी एक अपनी बाउंड्री होती है, एक जोन होता है, एक क्लियर जोन होता है। ठीक है, जैसे ये जहाँ पे है उसके सराउंडिंग में कोई नियर बाई अदर ऐसे हिंड्रेंस वाले केमिकल्स नहीं आ सकते, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स की जाल वहां पे नहीं है, एक क्लियर वहां पे साइटोप्लाज्म। ठीक, उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। देखो ये सब तुम लोग को पढ़ा रखा है, एस्टर रेस का फॉर्मेशन, ट्यूबलिन प्रोटीन, एस्टर रेस। Here, formation of mitotic pole in higher animals says the centrioles form the mitotic poles. They are involved in the formation of nuclear spindle apparatus. Spindle fibers organized to form nuclear spindle apparatus. At mitotic pole, these spindle fibers appear to radiate just like rays of star. That's why it is called as Astor rays. ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये सब्जेक्टिव पेपर में भी आता है एस्टर। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क। सीबीएसई का तो मुझे पता है, तुम लोगों का भी पता है। In animal cell, at the time of cell division, the ester rays arise from centrioles. Centrioles and ester rays are present in animal cells. Spindle fibers are made up of microtubules. ये सब कहानी आपके सेल चैप्टर में कवर हुई थी, जिसका आपने एप्लीकेशन देखा सेल डिवीजन में। सीलियोजेनेसिस, सीलिया का फॉर्मेशन। जेनेसिस हमेशा सिंथेसिस से ध्यान में रखो, जिसके आगे जेनेसिस लगा रहे उसकी सिंथेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की सिंथेसिस। oogenesis, ओवम की सिंथेसिस। पॉइंट टू रिमेम्बर में दिया हुआ है कुछ, रिच इन एटिपेज एंजाइम, ऑब्वियसली क्योंकि फॉर्मेशन करना है इनको। अराउंड द सेंट्रियोल स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल आर प्रेजेंट, जिसको हम सेंट्रोस्फीयर कह रहे हैं। दीज आर नोन एज पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट मैस्यूल्स। Perhaps this helps in the assembly of new centriole. Centriole occupy geometric center of cell. कभी भी होगा तो geometric center में centriole present होगा। ठीक है, और मे बी एक्सियल और एपिकल। मोस्ट ऑफ द चांसेस में क्या होगा, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में। क्लियर, तो उसके आसपास ही कहीं सेंट्रियोल होगा। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरिक होता है, सेंट्रल में सेंट्रल वैक्यूल होता है, और सेंट्रियोल प्लांट सेल में होगा भी नहीं। In centriole, the angle between two triplet is 40 degree. Absent ध्यान में रखना है, प्रोकैरियोट डायटम्स। डायटम्स क्या है, कहाँ पढ़े हो? ठीक है, एल्गी है। ईस्ट एंजियोस्पर्म यूनिसेलुलर एल्गी है। सिलिका का डिपोजिशन, सिल्सिफाइड सेल वॉल, टाइम टू टाइम थोड़ा रिवाइज किया। ठीक है बात तो ये। अब अगर फ्लैजिला की बेसल बॉडी की बात करें तो वो क्या होता है, सिलिएटेड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ही बनेगा और वहां से बेस डिफाइन होगा, और उसके बाद आपका पूरा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होगा। एक्सोनीम, एक्सोनीम इज व्हाट, कंप्लीट 9+2। जो मैंने बोला इस वायर के अंदर जो है, जो इसको फिल कर रखा है, उसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, एक्सोनीम। बहुत अच्छा सेल का चैप्टर गया बेटा आपके, बहुत फाउंडेशन एकदम कहते हैं ना स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन इसको अगर पढ़ोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस से हमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किसने क्रोमेटिन दिया, किसने डीएनए दिया, क्योंकि सारा वो हमने कहा ना वो बॉस है। अगर हम कहें कि कैप्सन की सबसे स्ट्रॉन्ग जगह क्या है, तो वो वही है। वहाँ सारे इसके डॉक्यूमेंट है, वहाँ इसके सारी लीगल चीजें हैं। वहाँ इनफैक्ट आप फीस दे रहे होगे उसका भी डिटेल होगा, वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल है, पेपर्स हैं। ठीक है, वो सब उधर ही रखा हुआ है। पहले तो कंप्यूटर वगैरह भी उधर ही था, तो सब कुछ वहां पे है, तो दैट इज द सेंटर।
न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल, जहां जहां डीएनए है सेल ऑर्गेनेल में हमें याद रखना है कि वो सब क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए डीएनए वाले स्ट्रक्चर पे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। सबसे मेजर है न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लांट में प्लास्टिड भी होगा, एनिमल के केस में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लियर, दोनों के पास अपना डीएनए होगा। और सेल में तो डीएनए, मेन डीएनए जो है दैट इज न्यूक्लियस के पास जो है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए साइटोप्लाज्मिक डीएनए में आ जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिजीज जो होती है उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक दूसरे हैं, रॉबर्ट ब्राउन दूसरे हैं, as early as 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. Basic dye क्यों यूज करेंगे? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का नेचर क्या है, एसिडिक। न्यूक्लिक एसिड उससे बाइंड कौन करेगा, बेस, इसलिए डाई हम कैसे यूज करते हैं, बेसिक डाई। द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेस हमने पढ़ा है, न्यूक्लियस का इंटरफेस या सेल का इंटरफेस क्या होता है, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है। Has highly extended and elaborate, और सेल साइकिल में सबसे लॉन्गर टाइम इंटरफेस ले रहा है। क्लियर, अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट डिफरेंट सेल की लोकेशन के अकॉर्डिंग इंटरफेस वेरी करता है, लेकिन फिर भी वो सेल साइकिल का सबसे मेजर पोर्शन। हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। जब आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हमने बोला था न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें डीएनए होगा, इसमें आरएनए होगा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा, इसमें अदर बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट। आपको मेन तो इतना याद रखना है कि डीएनए और हिस्टोन जो डीएनए को स्टेबल एक कंफर्मेशन दे, न्यूक्लियोसोम बना। क्लियर बेटा, तो डीएनए प्लस हिस्टोन, और यही क्या हो गया, न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, अब आरएनए को देखो, आरएनए इज अगेन न्यूक्लिक एसिड, उसको भी हम न्यूक्लियो बोल सकते हैं। अदर सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन या उनकी फंक्शनिंग के लिए जो पॉलीमरेज चाहिए वो सब भी प्रोटीन है, उनको हम अदर प्रोटीन बोल रहे हैं। तो भी हम पूरे कलेक्शन को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। कुछ अमाउंट में यहाँ पे लिपिड वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेजर जो है वो सब क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli, जहां पे आपका न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए राइबोसोम सिंथेसिस। वहां पे आरआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं जो कि बाइंड करके राइबोसोम को फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग मैसेज तो नहीं, क्या था आया तो क्लास में से ही। हाँ, बाहर से, बाहर से तो आया, बाहर से तो नहीं आया, इतनी पास में रोड ही नहीं। देख, हम भी थोड़ा साइंस पढ़ के यहाँ बैठे हैं, और इतना तेज यहाँ का ट्रैफिक भी नहीं होता। एक बार को हम कहे कि बनारस में बैठे बैठे तो मान, जो जो काम कर रहे हो थोड़ा स्मार्टली करो, कि साइलेंट मोड में रखो फोन और करो, ताकि किसी को पता ना चले। न्यूक्लियस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेल। लिवेनहॉक एंटोनी वॉन लिवेनहॉक वो साइंटिस्ट हैं जो कि एक फार्मासिस्ट थे। एक्चुअली वो साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन वो खुरापाती थे, और उन्होंने कुछ लेंस के कॉम्बिनेशन से सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था, उनका खुद का माइक्रोस्कोप।